दोस्तों नमस्कार, जेट प्लस में आपका स्वागत है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को करीब 60 वर्षों की सदस्यता के बाद छोड़ दिया है। आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कि यह ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्या है, यह कब बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, यूएई कब इसका सदस्य बना और अब छोड़ क्यों दिया, इससे पेट्रोलियम ऑयल की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, क्या सऊदी अरबिया का प्रभाव कम होगा और अंत में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों ओपेक का गठन सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम तेल का निर्यात करने वाले 5 देशों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुला ने बगदाद कॉन्फ्रेंस में ओपेक के गठन की घोषणा की थी। इसका मूल उद्देश्य था सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में समन्वय स्थापित करना ताकि सभी को उचित मुनाफा मिल सके या उचित और स्थिर कीमतें मिल सके। पेट्रोलियम आयात करने वाले देशों को उचित कीमत में बिना रुकावट आपूर्ति समय से मिल सके। बाद में तमाम अन्य पेट्रोलियम उत्पादक देश ओपेक में शामिल हुए। 1967 में यूएई ने भी ओपेक को ज्वाइन किया। दोस्तों जिस समय सितंबर 1960 में 5 देशों द्वारा ओपेक का गठन किया जा रहा था वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य का एक परिवर्तन काल था। औपनिवेशिक गुलामी से आजाद होकर विकासशील दुनिया में तमाम नए स्वतंत्र देशों का अभ्युदय हो रहा था। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर 7 सिस्टर्स नाम से जाने जाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण था। ये 7 बहुत बड़ी तेल कंपनियां थी जो 1940 के दशक से लेकर 1970s के दशक तक दुनिया के करीब 85% तेल उत्पादन और तेल कीमतों का नियंत्रण करती थी। ये कंपनियां मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादक देशों में तेल की कीमतों से लेकर वहां की जियोपॉलिटिक्स में खासा दखल रखती थी। इटली के एक राजनीतिज्ञ एरिक मैटी ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर इन कंपनियों के एकाधिकार के मद्देनजर इन्हें 7 सिस्टर्स का नाम दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ईरान, इराक, पर्शियन गल्फ के पूरे तेल बाजार पर इन कंपनियों का नियंत्रण था। दोस्तों ओपेक ने एक सामूहिक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और अपने सचिवालय की स्थापना की, पहले जिनेवा में और फिर 1965 में वियना में। 1968 में ओपेक ने पेट्रोलियम पॉलिसी की घोषणा की जिसके अंतर्गत जोर देकर यह स्पष्ट किया गया कि सभी देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार है जो कि उनके राष्ट्रीय विकास के लिए बेहद जरूरी है और इससे उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आने वाले दशक में ओपेक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक प्रभावशाली संगठन के तौर पर उभर कर सामने आया और सदस्य देशों ने घरेलू पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को अपने नियंत्रण में ले लिया और दुनिया के तेल बाजार में एक बड़ी भूमिका अदा करने लगे। इसी दशक ने कई ऐसी प्रभावशाली घटनाओं को होते देखा जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को में भारी उथल पुथल से गुजरना पड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि तेल कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। 1975 में ओपेक राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन अल्जीयर्स में हुआ और विश्व आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग के एक नए युग की शुरुआत करने का आह्वान किया गया। दोस्तों यूएई की ओपेक में शामिल होने के 6 वर्षों के अंदर ही अरब इजराइल वार के दौरान इजराइल का साथ देने के कारण
अमेरिका और नीदरलैंड जैसे देशों पर ओपेक द्वारा एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्व बाजार में तेल की कीमतों के 4 गुना बढ़ जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स में ओपेक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अल्जीरिया और नाइजीरिया जैसे देश ओपेक में शामिल हुए। दोस्तों 2016 में रूस के नेतृत्व में 10 बड़े दूसरे तेल उत्पादक देशों ने ओपेक में शामिल होकर ओपेक प्लस के नाम से एक बड़ा संगठन बनाया। एक मोटे अनुमान के अनुसार दुनिया के 40% कच्चे तेल का उत्पादन और पेट्रोलियम व्यापार के 60% हिस्से पर ओपेक प्लस का नियंत्रण था। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में एक सेंट्रल बैंक की तरह ओपेक तेल के आपूर्ति प्रबंधन यानी सप्लाई मैनेजमेंट को नियंत्रित करता है। उत्पादन की सीमा निर्धारण करने के साथ साथ ओपेक सदस्य देशों के लिए तेल उत्पादन का कोटा निर्धारित करता है ताकि तेल की कीमतों को मैनेज किया जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि ओपेक द्वारा सीमा निर्धारित किए जाने के कारण सदस्य देशों को अपनी मर्जी से या क्षमता के अनुसार तेल उत्पादन की स्वतंत्रता नहीं होगी। दोस्तों मतलब साफ है कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि सदस्य देश कोटा के अनुसार सामूहिक रूप से नियंत्रित उत्पादन करें ताकि बाजार में डिमांड से ज्यादा सप्लाई ना होने पाए, जिससे कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आने की संभावना न रहे। ओपेक के कोटा सिस्टम का फायदा भी है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अगर सप्लाई कम हो तो सदस्य देश उसी हिसाब से अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं ताकि तेल की कीमतों में भारी उछाल न आए। चूंकि इन देशों की आमदनी मुख्य रूप से तेल निर्यात पर ही निर्भर है, तो इस तरह का कोटा सिस्टम घरेलू अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। दोस्तों यूएई द्वारा ओपेक छोड़ने का संबंध वेस्ट एशिया की सुरक्षा को लेकर भी है। अमेरिका ईरान वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की संख्या नहीं के बराबर हो जाना अबू धाबी के लिए चिंता का विषय है। युद्ध की वजह से तेल टैंकरों पर हमलों के अलावा तेल परिष्करण एवं उत्पादन सुविधाओं को बहुत क्षति पहुंची है। ओपेक के सर्वसम्मत के आधार पर फैसला करने की प्रक्रिया की वजह से यूएई की मनचाहा निर्यात करने की क्षमता सीमित हो जाती है। खाड़ी के देश लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका को एक गारंटर के तौर पर देखते आए हैं, पर इस युद्ध में अमेरिका उनके ऊपर ईरान द्वारा हमले रोकने में असफल रहा, जिसका असर अमेरिका के साथ सुरक्षा संबंधों पर पड़ा है। ओपेक से बाहर आने के बाद यूएई अब स्वतंत्र रूप से अपने तेल उत्पादन और सप्लाई की क्षमता के आधार पर एक नए रणनीतिक साझेदारी को अंजाम दे सकता है और इसके साथ ही परंपरागत पश्चिमी देशों से हटकर नए रक्षा समझौते भी कर सकता है। दोस्तों 150 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट के आधार पर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 2027 तक 5 मिलियन बैरल पर डे कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ओपेक के कोटा सिस्टम की वजह से यूएई के प्राकृतिक भंडार और मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। दोस्तों यूएई बहुत ही गंभीरता से फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की ओर जाना चाहता है। पूरी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करते हुए यूएई ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में खासा विस्तार किया है ताकि पूरी दुनिया से प्रतिभाओं को आकर्षित किया जा सके। जाहिर है फॉसिल फ्यूल पर आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर यूएई अब नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहता है और इसके लिए चाहिए कैपिटल, और कैपिटल आएगा तेल का उत्पादन बढ़ाने से। दोस्तों यूएई द्वारा बाहर आने से निश्चित ही ओपेक कमजोर हुआ है। विश्व के तेल उत्पादन का जितना बड़ा हिस्सा
कोई संगठन सामूहिक रूप से करता है, वह संगठन उतना ही ताकतवर होता है। ग्लोबल स्पेयर कैपेसिटी पर जिसका जितना नियंत्रण होगा, वह संगठन उतना ही प्रभावशाली होगा। ग्लोबल स्पेयर कैपेसिटी कहते हैं 30 दिन के अंदर कच्चे तेल के उत्पादन की वह मात्रा जो ओपेक देश सामूहिक रूप से कर सकते हैं और कम से कम 90 दिनों तक यह स्तर जारी रख सकते हैं, मेंटेन रखते हैं। तेल उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए यूएई को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की को देखते हुए निश्चित रूप से ओपेक अपने इस नए प्रतियोगी को लेकर दबाव में होगा। इकोनॉमिक्स के मूल सिद्धांत कहते हैं कि इस नए कंपटीशन से तेल कीमतों में कमी आएगी और तेल आयातक देशों जैसे भारत को फायदा होगा। भारत जैसे देशों को तेल सप्लाई करने वाले देशों का व्यापक विकल्प मिलेगा और सबसे फायदेमंद विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। भविष्य में सऊदी अरेबिया भी यूएई की राह पकड़ सकता है और कोटा सिस्टम से बाहर आ सकता है। दोस्तों, क्या अमेरिका ईरान युद्ध का यूएई के इस फैसले से कोई लेना देना है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। यूएई और सऊदी अरब के बीच विवाद कई सालों से है। एक तरफ सऊदी अरबिया तेल की ऊंची कीमतों को बनाए रखने के लिए तेल उत्पादन को सीमित रखने के पक्ष में था, जबकि यूएई को अपनी कुल क्षमता का मात्र 2/3 उत्पादन करने की ही इजाजत थी। बहुत पहले ही यूएई को समझ में आ गया था कि ओपेक में बने रहना इसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। जहां तक टाइमिंग की बात है तो यूएई जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से शायद यह मैसेज देना चाहता है कि अब वह खाड़ी के अपने अरब पड़ोसियों के विशेष तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ नहीं है। यूएई के निर्णय का तत्काल प्रभाव तो अभी नहीं दिखेगा, पर लॉन्ग रन में इसका फर्क दिखेगा। यूएई अपने उत्पादन क्षमता 5 मिलियन बैरल पर डे का पूरा दोहन करेगा और ओपेक की सीमाओं से बाहर विस्तार करेगा। जाहिर है तेल की कीमतों में गिरावट देखी जाएगी। दोस्तों, ईरान यूएई पर हमलावर था, उतना सऊदी अरबिया या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दूसरे देशों पर उतना हमलावर नहीं था। यूएई कड़ी जवाबी कार्रवाई के पक्ष में था, पर जीसीसी के अन्य देश सिर्फ बचाव की मुद्रा में दिखे। सऊदी अरब और यूएई के बीच अंदर खाने विरोध पुराना है। दोनों यमन और सूडान सिविल वार में परस्पर विरोधियों के साथ दिया करते थे। वर्तमान संघर्ष में पहले यूएई इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के पक्ष में था, जबकि सऊदी अरबिया इस मामले पर सावधानी बरत रहा था। आर्थिक दृष्टिकोण से यूएई की स्थिति अलग है। यूएई की पर कैपिटा जीडीपी सऊदी अरब और कुवैत से 50% अधिक है। इराक से तो 10 गुना ज्यादा है। यूएई अब इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस और टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन चुका है और इसकी सिर्फ 30% अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है, जबकि अपने लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए सऊदी अरबिया तेल की ऊंची कीमतों पर पूरी तरह से निर्भर है। मतभेद और तनाव तो पहले से ही थे, पर ईरान युद्ध ने अर्थव्यवस्था पर जो दबाव बनाया, उसकी वजह से ओपेक से बाहर जाने में ही यूएई ने अपनी बेहतरी समझी। यूएई के ओपेक से बाहर आने से निश्चित रूप से एशियन मार्केट को फायदा होगा और विशेष तौर पर इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया को। दोस्तों, यूएई के बाहर आने से निश्चित रूप से ओपेक कमजोर हुआ है और तेल आपूर्ति एवं तेल की कीमतों को प्रभावित करने की इसकी ताकत जरूर कम हुई। भारत, जो कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का कंज्यूमर है, अपनी जरूरत का 89% आयात करता है। भारत को जरूर फायदा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।